किसी ने बच्चा पाने के लिए कुछ ऐसी गलत क्रियाएं करी, तांत्रिक ने उनको इतना मैनिपुलेट कर दिया कि आपको अगर बच्चा पाना है तो अपने की ही बलि होनी चाहिए। मेरे चाचा कुएं पे नहा रहे थे, तो वो आई कुएं के पास में, उन्होंने कुछ क्रियाएं करी। लाश कुएं में नहीं थी? किसी की वेडिंग थी, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर, पर हम जिस होटल में स्टे कर रहे थे, अचानक से मेरे को ना रात में ऐसा लगा कि नलके में से पानी की आवाज आ रही है। अब मैं गया भाई, जैसे ही वॉशरूम में, बंदा जाके वहां पे लेटा है, वहां पे सो रहा है वो। ऐसे ही लेटा है? दिल्ली में अब उसके साथ में उल्टी सीधी चीजें होनी शुरू हो गई। रात को जब वो सोने की कोशिश करता था, वो सोता कहीं और था, मिलता कहीं और था। अब वो एंटिटी उसको कंट्रोल कर रही है अभी भी? मैंने अपने स्टूडियो में तांत्रिक को बुलाया। वो मुझे एक ही बात कहता कि भाई यहाँ पे बहुत खतरनाक एंटिटी है। वो स्टूडियो से निकली है पॉडकास्ट करके, कैब बुलाई उन्होंने। अब उन्हें दिख रहा है कि कैब में कोई बैठा हुआ है। कैब वाले ने जब गाड़ी घुमाई, इस तरफ तो अकेला। क्या? पुणे की लड़की थी, एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी जो पहले से शादीशुदा था। मुझे ना वशीकरण करवाना है। तांत्रिक ये कहता है कि एक काम करो, आप मुझे अपने खून की 2 बूंदे दो। चीजें ऐसी होने लगी ना, सोने की कोशिश करता था, उसको उसके पास में अपनी बीवी की जगह प्रिया दिखाई देती थी। यही घटनाएं होने लगी। प्रिया को अपने बगल में वो लड़का दिखाई देने लगा। तांत्रिक ने समझ गया कि भाई चीजें थी वो उल्टी कर दी हैं। प्रिया ये मानने को तैयार नहीं है आज भी कि उसका जो बंदा था वो मर गया है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। सो पवन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रहस्यमय पॉडकास्ट में। रहस्य अनफोल्डेड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सागर जी, जय श्री राम। और मैं चाहूँगा कि आज मैं आपके साथ ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करूं जो शायद लोगों को सुन के एक अलग मज़ा आए और लोग अवेयर भी हो जाएं कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जीवन में जो वो लोग गलतियां करते हैं। ऐसी क्या आपने देख ली चीज़ें जिससे लोगों को आप इतना सतर्क कर रहे हो? मतलब कुछ जैसे आपने मुझे एक्चुअली बैक कैमरा में ये भी बताया था, ऑफ कैमरा में, कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि आप लोग कैमरा और बैटरीज लेके चलते हो, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है जब पे फुटेजेस डिलीट हो जाती हैं। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। फुटेजेस तो देखो एक अलग मुद्दा है, हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो गलतियां करते हैं हम्म। वो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि? एक कहानी है, हम्म। मतलब कहानी नहीं, रियल वो है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लोग जान जाएंगे हम्म। और रियल नेम्स नहीं लेने चाहिए, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। हाँ, मैं उसमें शामिल हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अच्छा। उस घटना में खुद भी शामिल हूँ। ये कहानी है लॉकडाउन के पहले की, मतलब लॉकडाउन लगने से 2-4 महीने पहले की। लॉकडाउन लगा नहीं था उस समय, क्योंकि लॉकडाउन लगा था आई थिंक मार्च में, और ये कहानी है दिसंबर के आसपास की, अच्छा। 2019 में दिसंबर के आसपास की। तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा, फोटोग्राफी का सीज़न चलता है दिसंबर में, बहुत ज़्यादा थक गए थे। बैक टू बैक शूट हो रहा था। सो एक शूट आया किसी और प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि उनके पास टीम नहीं है, सो आप जा सकते हो क्या। क्या क्या शूट थी? किसी की वेडिंग थी ओके। और अर्जेंट बेसिस पे वेडिंग फिक्स हुई थी। ओ। और ये वेडिंग थी हिमाचल प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर, अच्छा। वहाँ पे। सो हमें बोला गया कि वेडिंग करनी है, और मैं लीड कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, क्योंकि दिल्ली से हमीरपुर ट्रैवल करके जाना है। सो मुझे इतना पैसा चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर रहने दो, हम 2 दिन के ऑलरेडी जागे हुए हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा ठीक है डन, दिया आपको, जाओ। एडवांस ट्रांसफ़र किया उसने। मैं, मेरे 3 दोस्त और 2 असिस्टेंट साथ में, हम लोग निकल गए हमीरपुर के लिए। अब गाड़ी चलाने वाले सिर्फ 2 ही बंदे थे, एक मैं और एक दूसरा बंदा। मैं नाम बदल देता हूँ, अमित नाम ले लेते हैं। मैं और अमित सिर्फ गाड़ी चलाने वाले थे। तो रास्ते में फोटोग्राफर लोगों की अलग चुल है, हमारी चुल है, मैं सबको नहीं कह सकता। क्या रहा कि गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी।
तो हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, बियर पीते हैं, फिर चलेंगे। तो क्योंकि रात मतलब हम लोग शाम को निकल गए थे 6 बजे करीब में, और 9-10 घंटे का रास्ता था। तो हम सुबह 4-5 बजे हमें पहुंचना था। तो जब 4-5 बजे पहुंचना है तो इतनी जल्दी भी नहीं है हमें। हमने दारू की बोतल ली चंडीगढ़ से, आगे बढ़े। जब हमीरपुर की तरफ को रोड चढ़ता है ना, तो बहुत सुनसान सा हो जाता है बिल्कुल पहाड़ों में। तो हमने कहा भाई यहाँ कोई नहीं देख रहा, और कोई पुलिस वाला भी आसपास नहीं है, यहीं लगाते हैं गाड़ी, बियर गर्म होने से पहले पी डालो। तो हमने कहा ठीक है, पीते हैं। गाड़ी लगाई साइड में, बियर पीनी चालू कर दी। बट रात के 1:30-2 बज रहे थे उस टाइम पे। अब ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले थे, हमीरपुर टच में ही थे। रात के 1:30-2 बजे करीब में हमें दिख नहीं रहा था कि सामने दूर में क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इस लाइन से पेड़ होते हैं पहाड़ों में। जी। अब वहाँ पे बनी हुई थी, मैं ये बताऊंगा वहाँ पे क्या था, ये लास्ट में बताऊंगा। तो गाड़ी के ऊपर बैठ के दारू वारू पी, जो भी नमकीन वगैरह थी हमारे पास खाई, और वहीं पे बोतल हमने कहा यहाँ क्या फेंके, साइड में फेंकते हैं। साइड में फेंकी, और फिर हमने टॉयलेट वगैरह किया और चल दिए। अब हमीरपुर के जिस होटल में पहुंचे ना, हाँ, उस टाइम पे रूही मूवी जो थी वो रिलीज हुई थी, राजकुमार राव और जानवी राजकुमार राव कपूर। वाली। ओके। और वो मूवी थी हमीरपुर में ही शूट हुई थी। हाँ, यस यस। हमीरपुर के जंगलों में ही उसकी उस शूटिंग रूही हुई का थी। सीन दिखाया गया था। अब हम लोगों ने मजाक मस्ती चालू कर दी, भाई हमीरपुर याद है, रूही चुड़ैल यहीं रहती है। तो लोगों के माइंड में भी ये आ गया कि हाँ यहाँ पे भूत वगैरह का वो हुआ था, पर फिक्शन है, मूवी है, तो कोई इतना वो था नहीं। पर हम जिस होटल में स्टे कर रहे थे, वो भी वही होटल था जिसमें राजकुमार राव स्टे कर रहा था। ओह। ठीक है। तो अब वहाँ पहुँचे, वो गवर्नमेंट होटल था। उसके दरवाजे इतने पुराने लकड़ी के, मतलब पुराने तो नहीं थे खैर, पर हाँ लग रहा था कि बहुत दिन से इन्हें खोला ही नहीं गया है। अच्छा। जब हम लोग पहुँचे, सामान वामान उतारा, क्लाइंट को फ़ोन किया कि हमारा रूम कहाँ है आप बताइए, तो उन्होंने बोला आप ना, मतलब होटल में जब आप घुसोगे तो ऊपर वाला फ्लोर और फिर नीचे एक बेसमेंट में उन्होंने रूम बनाए हुए हैं, मतलब एक आप कह लो सुरंग टाइप में। हम लोग को नीचे वाला रूम दे दिया कि आप नीचे चले जाओ, वहाँ से देख लेना। बट खिड़की थी तो बाहर का सीन जो है वो दिखाई देता था नीचे से भी, पहाड़ों में ऐसे ही बनाया जाता है नीचे टाइप में। हम लोग गए भाई, लेकिन जब वहाँ के दरवाजे थे, वहाँ पे ऑटोमेटिक वाली लाइट जली थी, मतलब आप चलोगे तो जलेगी, लाइट जल नहीं जलोगे जाएगी। तो नहीं जलेगी। जब हम चल रहे हैं, अजीबो गरीब सी आवाज़ आ रही थी वहाँ पे दरवाजे की, जैसे कोई पुराना दरवाजा जंग लग जाता है ना, ऐसे बोलता है करके। अब हम चले, अब वहाँ पे फिर भी हम लोगों ने मजाक मस्ती कम नहीं करी। भाई देख लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास में, चले जाओ यहाँ से, छोड़ो, वेडिंग नहीं करनी है। हमने कहा, क्यों नहीं करनी है भाई, पैसे मिल रहे हैं। तो अमित कहता है कि भाई यहाँ पे तो मूवी की शूट हुई थी, अब देख लो, क्या पता यहाँ पे भी हो। पर ऐसी मजाक मस्ती करते हुए हम लोग रूम में गए। रूम में लेटने की कोशिश करी, किसी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब थक गए हैं या जो भी है, हम लोगों को नींद नहीं आई। सुबह हुआ, सुबह मतलब 10-11 बजे लड़की की हल्दी वल्दी हमने कवर करी। अगले दिन शादी थी, तो हल्दी में भी ना बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। ओके। मतलब यूजुअली वो लोग पहाड़ी नहीं थे। पहाड़ियों में क्या होता है, एक रस्म होती है, जब उनकी हल्दी लग रही होती है और उनको अजीबोगरीब से बैंड बजते हैं ना, तो वहाँ किसी ना किसी को देवी या माता आ ही जाती है। अच्छा। ये अक्सर होता है, दिल मतलब गढ़वाली शादी में ले लो या हिमाचल की शादी में ले लो, 2-4 लोगों के ऊपर माता आती ही आती है हल्दी में। ओके। तो वहाँ पे वो लोग दिल्ली से थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब हल्दी लग रही है तो लड़की की मम्मी एकदम से, जैसा लगा कि उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, दौरा सा पड़ गया उसको। वो बेचारी वहीं पे छटपटाने से लगी, तो फिर थोड़ी देर हल्दी का फंक्शन रोक दिया गया। फिर डीजे वाले को बोला कि आप लोग गाने वाने मत बजाना, नॉर्मल हल्दी करो, फूलों वाली हल्दी करो और ख़त्म करो फंक्शन को, शाम को संगीत है, संगीत में देखेंगे। अब जो हमारा एक बंदा था,
अब मैं उसका नाम बदल रहा हूँ। विकास नाम ले लो उसका, ठीक है, हालांकि विकास मेरा दोस्त भी है, उसका नाम कुछ और था। तो विकास थोड़ा ज़्यादा बेवड़ा टाइप का आदमी था, पर जो चीज़ें हो रही थी, जो गलती करी थी, वो सारी की सारी, जो मैंने आपको बताया था ना, दारू की बोतल फोड़ी थी, वो विकास ने ही फोड़ी थी। ओके। अब वहाँ पे हल्दी पे ये सारे कांड हुए। फिर हम लोग रूम में गए, फिर सोने की कोशिश करी, 1-1.5 घंटा सोए। फिर शाम को संगीत का फंक्शन था, संगीत का फंक्शन अटेंड किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब संगीत ख़त्म करके हम 1-1:30 बजे सोने गए हैं वहाँ पे, तब विकास बोलता है कि भाई आज तो दारू है नहीं। अब तो कहता है एक काम कर, होटल से लिया। अब होटल में एक दारू का पैक 1200 रुपये का था, ओके। पर हमने पैसे ज़्यादा ले रखे थे उससे। हमने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, तो पूरी बोतल लिया। एक मैनेजमेंट की बोतल जो हरियाणा में 600-650 रुपये की मिलती है, हमने 4000 रुपये की खरीदी। इतनी महंगी? इतनी महंगी क्योंकि होटल के अंदर खरीदी थी हमने। लेके आए, अमित ने एक पैक पिया, ठीक है, एक पैक विकास ने पिया, बाकी लोग पीते नहीं थे। सो हम लोग भी सो गए। तो हम लोग 3 लोग ऊपर थे, 2 असिस्टेंट को हमने अलग रूम दे दिया था, और हम चारों लोग एक ही रूम में थे। तो विकास ने क्या करा कि भाई मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैट्रेस लगा के अलग से सोऊंगा, तुम लोगों के साथ नहीं सोऊंगा, तुम लोग चिपकते हो। मैं ठीक है भाई, सो जा। मैट्रेस लगा के सोया है। उसके बाद दारू उसने पूरी नहीं पी थी, 1-2 पैग उसने पिया, किसी ने दारू नहीं पूरी पूरी पी थी। अचानक से मेरे को ना रात में 3-3:30 बजे ऐसा लगा कि नलके में से पानी की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई नहा रहा हो 3 बजे रात में। मैंने बगल वाले को उठाया, मैंने कहा अमित भाई, कौन सा बंदा नहाने चला गया, किसके नलके की आवाज़ आ रही है? कह रहे यार आ तो मेरे कान में भी रही है और बहुत देर से आ रही है। हमने बेड के नीचे नहीं देखा कि विकास सो रहा है या नहीं सो रहा है, बस आवाज़ आ रही थी पानी की। तो उसने कहा कि यार आ तो मुझे भी बहुत देर से रही है, एक बार देख क्या, किसी ने नलका खुला हुआ तो नहीं छोड़ दिया। अब मैं गया भाई, जैसे ही वॉशरूम में, नलके के नीचे विकास सो रहा है, टोटी के नीचे, टोटी थी नल के नीचे? नल के नीचे, हाँ। उसके नीचे सो रहा है, तौलिया बिछा के सो रहा है, और उसके ऊपर पानी गिर रहा है। अब ये सो समझ रहा है में नहीं मतलब आया। कैसे सो रहा है? तौलिया लेके सो रहा है? तौलिया बिछाई है वॉशरूम में, अच्छा। ठीक है, उस पे लेटा है, हाँ। और पानी गिर रहा है उसके ऊपर। अब ये आप इमेजिन करो कि कोई बंदा कैसे सो सकता है पानी के नीचे। हाँ। पानी गिरेगा तो जाहिर सी बात है वो जाग जाएगा। हाँ। पानी के नीचे वो सो रहा है। हम्म। उसको कई बार हमने जगाया, नहीं जागा। फिर देखा उसने नया मोबाइल खरीदा था 1 महीने पहले, मोबाइल वगैरह को तोड़ के उसने कमोड में डाल रखा है। हमने जगाया, करीब 10 मिनट बाद वो जागा है। अब जब पानी उसके ऊपर खुद गिर रहा है तो हम उसको कैसे जगाएं? पानी डाल के तो जगाएंगे नहीं। नहीं। उसको जगाया, उसमें थप्पड़ मारे। हमने कहा साले तूने रात को ज़्यादा पी ली क्या? 10 मिनट बाद उठा तो कह रहा है भाई मैं तो बिस्तर पे सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता, किसने टोटी चालू करी, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं टोटी चालू करूँगा। अब उसके बाद जब उसने कपड़े वपड़े उतारे तो उसके पीठ पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको नोचा हुआ है, ओके। ठीक है, और पैर जैसे किसी ने कोई घसीट के ले गया था ना उसको, सीधा घसीट के ले गया था। उसके पैरों को ऐसा लग रहा था किसी ने जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। ओह। भाई वो देख के ना इतनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी। फिर हमने कहा कि भाई यहाँ पे नहीं रहेंगे। हमने क्लाइंट को बोला कि मैम हम यहाँ पे नहीं रह सकते, आप हमारा होटल बदलवा दो। कह रहे भैया क्या हुआ? मैंने कहा आप देखो तो सही, हुआ क्या? तो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं है, आप लोगों ने दारू पी ली होगी। क्लाइंट से हमारी लड़ाई भी हो गई इस बात पे कि आप लोग दारू वारू पी के आप लोगों ने हुड़दंग किया होगा, पर ऐसा नहीं है। अब ये बात हमें पता है कि हमने भाई कितनी पी थी। एक पैग में ना ही कोई इतना नशे में हो जाएगा कि उसको पैर से घसीट के उसको ले जाएगा बाथरूम में छोड़ के आएगा। खैर फिर क्लाइंट ने हमें अलग दूसरा होटल करवाया, वहाँ चीज़ें ठीक थी, नॉर्मल थी।
शादी वादी हमने अटेंड करी। शादी में भी रात को विकास को पता नहीं क्या हुआ, फेरी का टाइम था, फेरी के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे फोटोग्राफर्स फ्री हो जाते हैं, बैठे 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 ही रहते हैं। तो उसको अजीब सी चुल उठी, कह रहा मैं ना घूम के आ रहा हूँ थोड़ी देर रोड पे। हमने कहा जाओ भाई, घूम के आओ, क्योंकि वो थोड़ा सा सिगरेट वगैरह का शौकीन था। गया रोड पे घूमने, 1 डेढ़ घंटे तक बंदा आया ही नहीं। मैंने कहा भाई ये जाके सो गया क्या होटल में वापस? फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसने उस अमित ने उसको अपना फ़ोन दे दिया था कि तू बाहर ले जाइयो, हम्म फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने कहा भाई कहाँ चला गया, क्या बवाल है? मैंने कहा तू, एक और तीसरा जो लड़का था, मैंने कहा तू जा देख के आ होटल में, हम्म और सो रहा होगा तो मुझे वहाँ से फ़ोन करियो। हम्म गया, देखा होटल में, फ़ोन किया, कह रहा भैया यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ तो भाई चला कहाँ गया? सुबह 4:30 बजे के आसपास, 4:30 पौने 5 बजे के आसपास हम उसको ढूंढने निकले जहाँ से वो गया था। तो ऊपर से ना नीचे की तरफ कोई रास्ता उतर रहा था, और नीचे पानी वानी का कुछ वो था। बंदा जाके वहाँ पे लेटा है, वहाँ पे सो रहा है वो। ऐसे ही लेटा है? हाँ, जाके वहाँ पे सो रहा है वो। तो हमने उसको जगाया, मैं भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता यार मैं तो सिगरेट पी रहा था बैठ के, और मैंने थोड़ी देर बस, सब पुलिया सी थी उसके ऊपर मैंने इसे ऐसे लेटा हूँ, और फिर तुम लोग मुझे यहाँ उठा रहे हो। मैं भाई तू बस, यहाँ से शादी ख़त्म हो गई है, अब तू निकल ले यहाँ से, और इसके बाद देखी जाएगी, बस यहाँ से निकल चलो कैसे ना कैसे। सुबह हुई, क्लाइंट से हमने जो भी पेमेंट वगैरह लेनी थी ली, सीधा निकल के दिल्ली आए। दिल्ली में अब उसके साथ में उल्टी सीधी चीज़ें होनी शुरू हो गई। रात को जब वो सोने की कोशिश करता था, वो सोता कहीं और था, मिलता कहीं और था। घर में सो रहा है, कहीं और मिल रहा है। उसकी गाड़ी पे अचानक से, रास्ते में था, समझ में नहीं आया क्या हुआ, अननोन लोग जिन्हें जिनकी वो किसी कभी उसने शक्ल भी नहीं देखी, आए, रास्ते में खड़ा था, उसके ऊपर हॉकी वगैरह गाड़ी पे मारनी शुरू करी। अननोन लोग जिससे कोई लेना देना नहीं है, आप गाड़ी लेके रोड पे हम्म खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10-11 बजे का समय है, इतनी कोई रात भी नहीं है फरीदाबाद के अंदर में। हम्म आए, उसकी गाड़ी वाड़ी फोड़ी और चले गए। तो कह रहा यार मैंने तो किसी का कुछ करा ही नहीं, लोग मुझे मार क्यों रहे हैं? तो हमने कहा भाई देख ले, क्या पता किसी से लड़ाई हो। कह रहा यार मैंने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं है। हमने कहा चल छोड़, जो भी हुआ, पुलिस में एफआईआर वगैरह कर दी, पुलिस वाले भी कहाँ ही इतनी सुनते हैं। फिर उसने दूसरे दिन, सब कुछ ठीक था, गाड़ी वाड़ी सही करवा के आया, घर पे लेटा है पार्किंग में, उसके घर के पास में पार्किंग है अलग से, तो वहाँ पे 500 रुपये दे के पार्किंग लगाता है। उसने अपनी गाड़ी की पार्किंग लगाई, आके वापिस आया, फिर से उसको कमरे में सोया, उसको पकड़ के कोई घसीट खिलाया, और उसको फिर से पार्किंग में सुला दिया। हैं? अब ये उसने हमें बताया कि भाई मैं रात को सोता हूँ यहाँ पे, और मैं मिलता हूँ पार्किंग में, और मुझे वो बीच का गैप याद नहीं रहता कि मुझे कौन यहाँ पे ला रहा है, कौन मुझे यहाँ पे सुला रहा है। फिर हमने बोला कि भाई तू है ना, एक बार चेक करवा ले, ठीक है, किसी बाबा वाबा को चेक करवा, तांत्रिक वगैरह को, हम्म कुछ ना कुछ तो है तेरे साथ में, क्योंकि वहाँ पे भी तेरे को कोई घसीट के ले गया था। तो हमारे यहाँ एक जानने वाले हैं थोड़े से, उनके पास गया, तो उसने बोला कि आप लोगों ने ना किसी को नाराज कर दिया है, किसी ऐसी एंटिटी का स्थान था जहाँ पे तुमने कुछ चीज़ फेंकी है जो तुम्हें नहीं करनी थी। तो उसको याद नहीं, हमें याद नहीं आया कि भाई हमने ऐसा क्या किया था। कहता ठीक है, आप एक काम करो, आप कल आना, कल इसको देखेंगे। मतलब वो बुधवार को गया था, तो उसने बोला कि आप शुक्रवार या शनिवार को आना, तब देखेंगे इसको, और साथ में लड्डू, सवा पाव, और एक दारू की बोतल ले आना, पौवा। अब गया भाई लेके वो, अगले दिन ही पहुंचा वहाँ पे, गुरुजी कहते हैं उनको, उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने लगाई थोड़ी बहुत साधना,
तो कहते हैं कि तुमने किसी जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे हम दारू पी रहे थे, किसी का एक्सीडेंट हुआ था और उसको वहीं दफनाया गया था। उसने क्या करा कि उसी की कब्र पे ही जो फेंका था बोतल, गलती से वो फेंका था उसने, उसी की कब्र पे ही फूटी है वो बोतल, ठीक है, और उसके बाद तुमने जाके वहीं पे टॉयलेट किया है, तो अब ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अब आप देख लो क्या करना है। पर खैर उसके बाद में उसने बहुत टाइम तक उसने उतारा करवाया, बहुत सारी चीज़ें करवाई, पर अलग अलग उसके, मतलब आज की डेट में आप देखोगे ना तो उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद है। ना वो फाइनेंशियली कुछ कर पा रहा है, जितने काम करता था सबसे लड़ाई हो गई, इवन मेरे से भी लड़ाई हो गई। अब वो एंटिटी उसको कंट्रोल कर रही है। अभी भी? अभी भी वो छोड़ नहीं रही है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ बालाजी चले जाओ, यहाँ चले जाओ, इस आश्रम में चले जाओ, लेकिन आज भी वो एंटिटी उसको कंट्रोल करती है। हम लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि वो जिसके पास भी दिखाता है वो यही कहता है कि भाई इसको हटा पाना हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो एक क्या होता है ना कि आप बुरी एंटिटी को तो हटा सकते हो, हम्म। आप सही जिसने किया है सही एंटिटी को नहीं हटा सकते हो। अच्छा, ऐसा होता है। क्योंकि अब किसी का कोई पवित्र आत्मा है, हम्म। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको चलो वहाँ पे दफना दिया गया। पहाड़ों में क्या होता है ना कि जैसे कोई आत्मा बार बार एक किसी जगह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे खोजा जाता है कि भाई क्यों यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, फिर वहाँ पे उनके उनके नाम का छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। इसलिए कभी भी आप पहाड़ों में देखोगे ना तो जगह जगह छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे, हम्म। जिनका कोई लॉजिक नहीं होता कि यहाँ पे मंदिर बनाने का क्या लॉजिक है। हम्म। तो ये लॉजिक है पहाड़ों में जो छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। तो कैसा है वो अभी, मतलब क्या कर रहा है? अभी बर्बाद है, फाइनेंशियली उसको बहुत दिक्कत है। हम्म। और अब हालांकि चीज़ें जैसे गलतियां माननी उसने शुरू करी हैं, हम्म। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन उस एंटिटी को हटाया नहीं जा सका कभी भी। ना वो हटने को तैयार है, ना वो हटेगी। आप उसको मना सकते हो, बस इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बट वो आपके साथ हमेशा रहेगी? बट वो आपके साथ हमेशा रहेगी। अरे बाप रे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती हैं। ऐसे ही मैं आपको अपनी का एक कहानी बताऊं। हमारी फैमिली में हम जिन्हें लोग ब्रह्म राक्षस कहते हैं, हम्म। हम ब्रह्म बाबा कहते हैं। ओके। और ब्रह्म बाबा कहने का मतलब है कि वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, ना कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। यस। क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ गांव में इंसिडेंट्स हुए थे, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। किसी ने बच्चा पाने के लिए, मतलब हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो मैं आपको फैमिली समझाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। हम्म। आप ये समझ लो कि मेरे काका लगते हैं, तो मेरे काका की बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने बच्चा पाने की लालसा में कुछ ऐसी गलत क्रियाएं करी। मतलब तांत्रिकों के, डॉक्टर के पास ना दिखा के वो तांत्रिकों के पास दिखाने लग गए। हमारे गांव में उन्हें ओझा बोलते हैं। ओके। ओझाओं के पास दिखाने लगे। अब ओझा क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई उल्टी सीधी क्रिया करने लगते ये हैं। ओझा, वो जो टाइटल वाले ओझा होते हैं वो, या अलग नहीं, चीज? टाइटल वाले ओझा नहीं, तांत्रिक वाले तांत्रिक ओझा। वाले ये ओझा, इन्हें ठीक है। हमारे गांव में ओझा या वैद, मतलब ओझा वैद वाली एक श्रेणी होती है, अच्छा, ओके। जो कि निवारण ही करते हैं। हम्म। किसी के ऊपर जादू टोना टोटका ये सब होता है, हम्म। तो वो लोग ठीक करते हैं, तो हमारे यहाँ उन्हें ओझा बोलते हैं। ओके। टाइटल वाले ओझा अलग होते हैं। ठीक है। तो वो गई उनके पास में कि उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम्म। क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ पास आओ और इतने इतने बार आपको आना होगा, मैं आपको बताऊंगा। कुछ समय, मतलब 4-5 महीने कंटिन्यू वो उनके पास जाती रही चीज़ें ठीक करवाने के लिए, क्या दिक्कत है क्या हम्म। दिक्कत है। तो उसने कहा कि आपको ना, मतलब उस तांत्रिक ने उनको इतना मैनिपुलेट कर दिया कि आपको अगर बच्चा पाना है तो आपको किसी ना किसी की बलि देनी पड़ेगी। ओके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। बोलो किसी की बलि नहीं, अपने की ही बलि होनी चाहिए। अब अपने आप देख लो। फैमिली की बलि? हाँ, अब आप देख लो, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, नहीं तो आपके नसीब में बच्चा नहीं है, आप कितने मर्जी डॉक्टर दिखा लो। हम्म।
यही कर सकता हूँ मैं आपके लिए। अब क्या होता है ना कि पुत्र मोह जो है वो इतना बढ़ जाता है ना, क्योंकि वहाँ क्या लगता है ना कि यार मेरा वंश खत्म हो जाएगा, हम्म मेरी कोई औलाद नहीं होगी तो क्या होगा। हम्म सो उन्होंने क्या करा कि हमारे चाचा को, मैं और मेरे चाचा, गर्मियों का मौसम था बिल्कुल, जून जुलाई का मतलब यही समय होगा, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो हम लोग कुएं पे नहा रहे थे। तो मैंने कुएं से क्या होता है कि पानी आप भरते हो ना, बाल्टी से भरते हो, और वो लगा हुआ था, गराड़ी लगी हुई थी हम्म जिससे खींचते हैं पानी। मैंने एक दो बाल्टी भरा, उसके बाद में नहाया। करीब इस बात को 10 से 12 साल हो गए। मैंने नहाया तो मैंने कहा चाचा अब मैं नहीं नहा रहा हूँ, आप देख लो, मैं जा रहा हूँ सोने। क्योंकि उस समय मैं घर वालों के पास नहीं रहता था, मैं अपने गांव में ही रहता था मोस्टली। तो चाचा नहाने गए वहीं पे अकेले। अब वो आती हैं कुएं के पास में। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि तुम्हें कैसे पता कि कुएं के पास वो आई थी नहीं आई थी। ये भी हमें किसी तांत्रिक ने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो वो आई कुएं के पास में, उन्होंने कुछ क्रियाएं करी, और थोड़ी देर बाद वो नहाने की बजाय नहा रहा था सीधा, जो कि कुएं पे ना इतनी बड़ी बड़ी इतनी ऊंची ऊंची वॉल है, हम्म, मतलब नहीं है कि आप कुएं में गिर जाओ। जी जी। वो कुएं पे चढ़ के उसके अंदर कूद गया। अब किसी को नहीं पता कि लाश कहाँ पर है। लाश कुएं में नहीं थी? सुनो तो सही, किसी को नहीं पता लाश कहाँ पर है। हाँ। मेरे से पूछा, मैंने कहा यहीं पे नहा तो रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप पानी में कुएं में डूबती है ना जी लाश, जी जी। तो जब थोड़े टाइम बाद जब टाइम हो जाता है तो वो हम्म, लाश अपने आप पानी के ऊपर आ ऊपर आ जाती है। जाती है। पानी में डूबने का कोई चांस ही वो नहीं है। चांस ही नहीं है। भाई पूरा शाम तक ढूंढा, दोपहरी 1 1 1:30 बजे की बात है, शाम तक खोजा लोगों ने, कुछ नहीं मिला। कहीं आसपास पूछा, नहीं मिला। घर में पुलिस एफआईआर वफआईआर सब कुछ हो गई, रोना पीटना चला हुआ है। मतलब कोई बताने को राजी नहीं कहाँ क्या हुआ। अब अगले दिन किसी ने बोला कि कुएं पे नहा रहा था, तो एक बार कुएं में चले जाओ। पर कुएं में पानी तो ऊपर था। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े मतलब तैराक है, वो कुआं वगैरह साफ करते हैं, मतलब नीचे से पूरा पानी खाली करवा देते हैं, फिर कुएं को साफ करके फिर पानी मतलब उसमें अपने आप पानी आ जाता है। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार मैं नीचे जाके देखता हूँ। अब वो उन्होंने जब कुएं में पूरा नीचे तक गए, तो वहाँ देखा कि वो इतनी बॉडी है ना उसकी, जो कुएं का वो होता है, कुएं के नीचे ना मतलब कीचड़ टाइप का बन जाता है। हम्म। तो कीचड़ में इतनी बॉडी उसकी धंसी हुई थी, तो वो ऊपर कैसे आएगी। पर शौक वाली बात यह है कि इतनी नीचे बॉडी अगर कोई बंदा कूदेगा भी ना तो पानी उसको वापस फेंक देता है, इतने कुएं में पानी होता है। हम्म इतनी फोर्सफुली थोड़ी फेंकेगा कि जाके उसके हम्म अंदर धंस जाएगा वो। हम्म फिर उसको निकाला गया, जो भी हुआ उनके क्रियाक्रम कराया गया, उनको दफनाया, मतलब जलाया नहीं गया, दफनाया गया उनको। अब उनको दफनाने के बाद में कुछ समय में उनको जो है बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़का ही हुआ। लेकिन उसके बाद से चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई पूरी फैमिली में, क्योंकि यहाँ चाचा की अकाल मृत्यु करवा दी थी। अब ये भी, इनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली थी, तो इनकी भी आत्मा मतलब कहते हैं हमारे यहाँ भटक रही थी। हम्म फिर उस तांत्रिक ने अपनी क्रियाएं जो कर रखी थी, वो दोनों के एनकाउंटर्स चल रहे थे। कभी वो मेरी फैमिली पे आते, कभी मेरे चाचा की फैमिली पे आते, कभी मेरे ऊपर आते। तो हमें बोला गया कि मेरे पापा को कि जब आप इन्हें ना भोग प्रसाद वगैरह टाइम टू टाइम दिया करो। आप इन्हें दिया करो, हम्म, ताकि ये आपको खुश रखें। जी। लेकिन उनकी जो लालसा थी ना काकी की, हम्म। वो कम नहीं हुई थी। अब उनको एक और बेटा चाहिए था, एक से संतुष्टि नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा कि भाई मैं तो जाता ही नहीं हूँ वहाँ पे, गाँव में मैं ना के बराबर जाता हूँ। और मेरी बहन भी, अभी भी मेरी बहन के साथ में है, कि जब वो गांव की रेंज के अंदर पहुंचती है ना,
तो इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि मतलब उसको वापस ही लाना पड़ता है। तो वो किसी की शादी ब्याह में भी हमारे गांव में जाती ही नहीं है। तो हालांकि मैं जाता रहता हूँ, मैं गया वहाँ पे, तो मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। मतलब मेरे को, मतलब दिन दहाड़े ऐसा लगता था कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है। पर हाँ, हमारे फैमिली की प्रोटेक्शन भी साथ में थी, जिन्हें हम ब्रह्म बाबा कहते हैं। हम्म। और उस तांत्रिक के साथ में मिलके जो क्रियाएं करती थी लोगों के ऊपर, घर में कभी पीली सरसों फेंक दी, कभी ये कर दिया, तो उसके लोग है ना, जिनकी मति जो है वो भ्रष्ट सी हो जाती थी। सो 8 साल तक मेरे साथ में ये सीन चला कि दीपावली और दशहरे के बीच में 20 दिन आते हैं। हम्म। उन 20 दिनों के गैप में मतलब मैं ऐसा हो जाता था मेंटली पागल टाइप का। मतलब मैं अपने आप को संपूर्ण कोशिश करूंगा मारने की, अपने आप को। अपने आप को। तो मेरे, और नहीं भी कोशिश करूंगा तो कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएंगी मेरे साथ में कि मैं अपना ही नुकसान करूंगा अल्टीमेटली। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ बैक टू बैक हुई, 2-3 बार मरने से बचा। फिर मेरे घर वालों ने दिखवाया, गांव में हमारे यहाँ एक है अलग, उनको दिखवाया तो उन्होंने बोला कि इसको है ना, मैं आपको ताबीज़ दे रहा हूँ, ताबीज़ बांध देना। जब मेरे को ताबीज़ बांधा तो मेरे को ऐसा लगा किसी ने, मतलब इस हाथ में ताबीज़ बांधा था, ऐसा लगा कि वो ताबीज़ है ना मेरे को जला रहा है। अच्छा। मतलब जब मैं वो ताबीज़ पहनता था ना तो मेरी हाँ। बॉडी है ना, मतलब अलग सी हीट होती थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उतार के फेंक देता था। तो घर वालों ने 3-4 बार ट्राई किया, मैंने फेंक दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ पढ़ के दे रहा हूँ, ये इसको खिला देना। और ऐसा कई बार हुआ, एक बार नहीं, क्योंकि मैं ताबीज़ पहन ही नहीं रहा था, कोई अल्टरनेट ऑप्शन था ही नहीं उनके पास में। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ना लौंग वगैरह पढ़ के दे रहा हूँ, आप इसको ये खिला देना, पर ये खाएगा नहीं। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि ये खाएगा नहीं। तो आप इस काम करो, इसको कुछ ना कुछ किसी चीज़ में मिला के पिलाओ। तो हम्म। मेरी घर वालों ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, तब जाके फिर उन्होंने, घर वालों ने पूजा वगैरह करवाई, रामायण वगैरह का पाठ करवाया। फिर जाके उसी के साथ में मेरे को चाय पिलाई, चाय के साथ में वो चीज़ मेरे को पिलाई, और तब से है कि मेरे साथ अब कोई भी बुरे कार्य नहीं हुए। अच्छा। पर हाँ, अभी स्टूडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग भी पॉडकास्ट करते हैं, तो हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में ये रियल लाइफ इंसिडेंट है ये, इसके तो 4 गवाह भी हैं। हुआ क्या कि मैंने अपने स्टूडियो में एक तांत्रिक को बुलाया, तो तांत्रिक का बढ़िया से पॉडकास्ट किया। मतलब हमारा नया नया चैनल था, उस तांत्रिक की वीडियो, पहली वीडियो वायरल हो गई। मतलब जिसके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हों और उसके बाद उसकी वीडियो 60-70 के चली जाए, तो उसको तो खुशी हो जाएगी। मैंने कहा भाई ये तांत्रिक बहुत बढ़िया है, इसको फिर से बुलाओ। तो पहली चीज़, जब तांत्रिक की वीडियो डली ना, तो उसकी वीडियो पे भर भर के गालियाँ आई। मतलब पता नहीं उसने किसी का क्या बिगाड़ रखा था, भर भर के गालियाँ आई। अब उसने मेरे को कहा कि भाई तू एक काम कर, कमेंट को ऑफ कर दे या डिलीट कर दे, सारे कमेंट, जो पॉजिटिव कमेंट है उसको छोड़ दे, जो नेगेटिव है उसको डिलीट कर दे। मैंने कर दिया भाई, नया चैनल था भाई, अब बंदे की वीडियो चल रही है, उसने कहा तो मानना पड़ेगा। मैंने कमेंट डिलीट कर दिए। फिर मैंने उसको थोड़े दिन बाद बुलाया कि यार भाई एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ में, आपकी वीडियो सही चल रही है। तो उसने कहा ठीक है, एक और पॉडकास्ट किया। इस बार उससे भी ज़्यादा गालियाँ आई। तो उसने कहा कि यार तू एक काम कर, फिर से डिलीट कर दे, पॉजिटिव छोड़ दे, नेगेटिव वाले डिलीट कर दे। तो मैंने उसको बोला भाई ऐसा है, मैं नहीं डिलीट करूँगा, और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं तेरे सारे कमेंट पढूं, पॉजिटिव और नेगेटिव को फिल्टर करूँ और फिर डिलीट करूँ। तेरे को जो गाली पड़ रही है तू अपने आप देख ले। तो उसने कहा ठीक है, नहीं डिलीट करेगा ना। मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने फ़ोन काट दिया।
चैनल भी धीरे धीरे उठने लग गया, सारी चीज़ें ठीक होने लग गई। कुछ समय बाद उसी का फ़ोन आता है कि भाई एक पॉडकास्ट तेरे साथ और करेंगे और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल करेंगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ आप, स्टूडियो में आ जाओ। हम्म। पहले मैं पॉडकास्ट करता था घर पे, अच्छा। अपने घर के नीचे वाला फ्लोर बना रखा था। हम्म। फिर मैंने पॉडकास्ट स्टूडियो बना लिया अपने फोटोग्राफी स्टूडियो के साथ में। हम्म। तो मैंने कहा आप आ जाओ स्टूडियो में, यहाँ करते हैं। मैंने बुलाया, आया, पॉडकास्ट किया। तो कह रहा पॉडकास्ट के टाइम पे कह रहा यार मुझे ना आज दारू पीनी है, ऐसे मैं पॉडकास्ट दे नहीं पाऊँगा। मैंने कहा सर स्टूडियो में तो अलाउड नहीं है। कह रहा तुम एक ना एक पैक दे दो कप में डाल के, और मैं, क्या पता चल रहा है ऑडियंस को। मैंने कहा सर अलाउड नहीं है। कह रहा फिर मैं नहीं कर रहा पॉडकास्ट। फिर मैंने टीम से डिस्कस किया, कह रहे सर दे दो ना, छोड़ो, एक ही की तो बात है, हम्म। कौन सा बैठ के पी रहे हो। जी। मैंने दे दिया। अब वो भाई कप में, कॉफ़ी के कप में उसने दारू ले रखी है, बैठ के पी रहा है और पॉडकास्ट कर रहा है। हम्म। उसके बाद में वो वहाँ से गया है, तो उसमें कुछ सवाल मैंने ऐसे पूछे कि किसी के ऊपर क्रिया कैसे करी जाती है, उसने सारे जवाब दिए। उसके बाद जब वो गया, मैं घर गया हूँ, मेरे को नींद आनी बंद हो गई। सोने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बेड से मुझे कोई उठा रहा है हम्म। और उठा के फेंक दे रहा है। मतलब रात में 7 से 8 बार जो बंदा, मतलब मैं, मेरा एक अलग लॉजिक है सोने का। मैं अगर सोया तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम्म। मुझे मतलब नहीं है, मैं सुबह 9 बजे उठूंगा। हम्म। जो बंदा इतनी गहरी नींद में सोता हो, वो 8 से 10 बार उठ रहा है, और सिर्फ इस खौफ से कि उसको कोई उसके बेड से उठा रहा है और वो हवा में उड़ रहा है। हम्म। अब बार बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हों, दिन में ऑफिस में जाऊं, रात को सो ना पाऊं, 10-15 दिन बाद मेरी आंखें ऐसी हो गई काली काली, मेरे को मतलब चक्कर आने लग गए बहुत ज़्यादा। क्योंकि सो तो रहा था मैं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी अंदर इंटरनली। जब तक आपकी आत्मा नहीं सोएगी ना, हम्म। तब तक आप कितने ही आंखें बंद कर लो, नहीं सो सकते हो। जी। मेरे को नींद आनी बंद हो गई। फिर स्टूडियो में अलग माहौल हो गया। मतलब चीज़ें ना, जैसे ऐसा लगता है ना कि किसी काले साए ने आपको बुरी तरह से घेर लिया है। अच्छा। हमारे वेडिंग फोटोग्राफी में मतलब ऐसा हो गया था कि उस स्टूडियो में उस पॉडकास्ट के बाद से ना किसी ने एक इंक्वायरी डाली फोटोग्राफी की, ना कहीं से मेरे पास पैसे आए। जो बैलेंस थे उन्हीं से मुझे रेंट देना पड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भाई अपना बैलेंस, मेन बैलेंस से क्यों रेंट दूंगा। हम तो कमाते हैं, वहीं से उठा के वहीं को दे देते हैं, फिर उसके बाद सेविंग रख लेते हैं। बट मुझे अपने मेन बैलेंस से रेंट देना पड़ा, किसी एक सिंगल इंक्वायरी आनी बंद हो गई। भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और जो हम पॉडकास्ट कर रहे थे उसमें अलग लोचे होने लग गए। कैसे लोचे? पॉडकास्ट अच्छा होगा, हाँ। कैमरा वहाँ पे आपको फोकस दिखाई दे रहा है, हाँ। कैमरा ब्लर हो जाएगा। फोकस करने के बाद भी? फोकस करने के बाद भी ऑटोमेटिक कैमरा ब्लर हो जाएगा। अब जैसे अब यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, पीछे कोई बैठा नहीं है देखने के लिए, हम्म। फोकस करके चले गए, पता है कि भाई मिररलेस कैमरा है, ये फोकस करेगा और हम्म। रखेगा फोकस। हम्म। लेकिन उसके बाद भी पूरा कैमरा, पूरी क्लिप ब्लर। जिसमें ब्लर नहीं है उसकी ऑडियो नहीं है हमारे पास में। जिसका सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है वो कॉपी करने पे डिलीट हो जाएगा। ये कितने बार हुआ ये? ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है। मेरे साथ एक अच्छा। मेरा दोस्त भी है, कार्तिक। हाँ हाँ। वो इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि भाई मैं तेरे स्टूडियो में पॉडकास्ट नहीं करूँगा। मैं जब भी करता हूँ, जो कि हम बैकअप में माइक लगाते हैं, बैकअप में ये आपका स्टैंड माइक भी है और लेपल है। लैपल माइक भी है, सारी हाँ। चीज़ें हैं। हाँ। पर कभी ऐसा हो जाएगा कि लैपल माइक ऑन ही नहीं है, पॉडकास्ट शुरू कर दिया है, ये माइक चल रहा है, कार्ड में जब रिकॉर्डिंग सेव होनी है तो सेव में वो एरर दिखा देगा, डेटा नॉट रीटेबल। अब हमें समझ में नहीं आ रहा भाई बवाल क्या है। अब विकास भाई, जो मैंने आपको बताया, विकास भाई हमारे स्टूडियो में आए। तो पहले एक अपने आप को वो कहती हैं कि वो तांत्रिक हैं, ओके। ठीक है, सो कॉल्ड तांत्रिक जिसे मैं कहूँगा। कि अगर आप तांत्रिक हो, चलो ठीक है, मेरे स्टूडियो में नेगेटिव एनर्जी है,
आपको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। हम्म। आप स्टूडियो में आए, उन्होंने 2 मिनट पॉडकास्ट करा, 2 मिनट के बाद में उनकी हालत हो गई खराब। कह रही विकास, मेरी हालत हो रही है खराब, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है हम्म। और मैं अब स्टूडियो में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। कह रहा क्या हो गया, मैं भी तो बैठा हूँ, ये लोग भी तो बैठे हैं। हम्म। कह रही नहीं, बस मुझे बेचैनी हो रही है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। वो चली गई। उसके बाद से हमें बहुत अजीब सी वाइब आने लग गई। जो भी तांत्रिक आ रहा था, हम लोग यूजुअली तांत्रिकों के पॉडकास्ट करते हैं, वो मुझे एक ही बात कहता कि भाई यहाँ पे बहुत खतरनाक एंटिटी है और वो इस पॉडकास्ट को रोकने की कोशिश कर रही है। अब भाई उसको अगर एंटिटी है तो उसको पॉडकास्ट ही क्यों रोकना है हमारा, और भी तो चीज़ें हम्म। हैं। हम्म। कह रहे तुम्हारा धंधा भी तो नहीं चल रहा। ये मुझे कई तांत्रिकों ने बोला कि अच्छा। तुम्हारा धंधा भी तो नहीं चल रहा। ओके। अब मैंने उनको बोला कि भाई तो सोल्यूशन बता दो। कह रहे वो तो धाम में आओ फिर बताएंगे। क्या करो? हमारे धाम में आओ अपने धाम में आओ तो बताएंगे। तो बताएंगे। हम्म। अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी किसी के धाम में आने का। अब जैसे तैसे एक पुराना ऑर्डर था, उस पे जाना था मुझे। गया मैं वेडिंग पे, विकास का पीछे से फ़ोन आता है कि भाई मुझे ना आपके स्टूडियो में एक पॉडकास्ट करना है, आ जाऊँ क्या? मैंने कहा अभी जो करा था वो। कह रहे नहीं नहीं वो नहीं यार, दूसरा करना है। मैंने कहा क्यों? कह रहे मेरे स्टूडियो में लाइट चली गई। मैंने कहा ठीक है भाई जाओ, लड़का होगा, माइक वगैरह सेट कर लेना, आप चले जाना। कह रहा हाँ मैं वो कर लूँगा। गया स्टूडियो में, पॉडकास्ट किया, सारी चीज़ें ठीक थी। जो गेस्ट थी वो भी एंजेलिक हीलर थी। हम्म। मेरे चैनल पे भी उनका पॉडकास्ट है और उनके सामने की बात है। वो स्टूडियो से निकली हैं पॉडकास्ट करके, कैब बुलाई उन्होंने। अब उन्हें दिख रहा है कि कैब के खाली कैब आई है, बट कैब में कोई बैठा हुआ है। कोई बैठा है मतलब? कैब उन्होंने बुलाई है, हाँ। कैब डोर पे आई तो उन्होंने देखा कि कैब में 2 बंदे बैठे हैं। अच्छा। तो कह रही कैब वाला पागल हो गया है क्या, 2 बंदे बिठा के ला रहा है, मैं थोड़ी जाऊंगी इसके साथ में। हम्म। तो वो आया, कैब वाले ने जब गाड़ी घुमाई इस तरफ तो अकेला। क्या? कैब वाले ने आया तो दो। सबको दिख रहा था, ऐसा नहीं कि किसी एक को दिख रहा है। एक को हम्म। दिख रहा है तो चलो वहम होगा कि भाई दो हम्म। ऐसे दिख गए, परछाई दिख गई कोई। 3 लोगों को दिख रहा है कि कैब वाला 2 लोगों को लेके आ रहा है बिठा के, मतलब अपने साथ में। अब वो जैसे ही उसने गेट पे लगाया, कैब खाली। अब वो बैठी हैं कैब में। अब उन्हें दिख रहा है कि स्टूडियो से निकल के कोई आया है और कैब के साथ में बैठा। कोई मतलब कुछ इंसान या परछाई? एक बंदा जो सबको दिखाई दे रहा था, बूढ़ा आदमी था। ठीक है, उनको दिखा कि बूढ़ा आदमी आके बैठ रहा है, हम्म। ना कुछ बोला। ठीक है, सीधा आके आगे वाली सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर वो लोग देखते रहे कि भाई हो क्या रहा है, बवाल क्या है। अब देखा कि ड्राइवर को भी दिख रहा होगा, बट ड्राइवर को कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उन्हीं दोनों को दिख रहा था। फिर थोड़ी देर में वो गायब हो गया वहां से, अच्छा। उनको अपने आप ही दिखना बंद हो गया हम्म। गाड़ी में। इसके बाद में जब वो थोड़ी देर 1 किलोमीटर, मेरा स्टूडियो था ग्रीन फील्ड में, फरीदाबाद में एक जगह है ग्रीन हम्म। फील्ड, वहाँ से बदरपुर जैसे ही उसने पार किया, कैब वाले की हालत हो गई खराब। कैब वाला कह रहा है कि भैया मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको, मेरी गाड़ी से उतरो। कह रहा भैया क्या हो गया, पहाड़गंज जाना है अभी, बदरपुर में हो आप अभी, 30-35 किलोमीटर है। कह रहा मैडम मुझे नहीं पता, आप राइड कैंसिल कर दो, मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको। कह भैया हुआ क्या, या तो बदतमीजी करी हो आपसे हम्म। या कोई चीज़ हो। कह रहा नहीं बस मैं लेके जाऊंगा ही नहीं आपको, आप मेरी गाड़ी से अभी उतरो। तो वो बिगड़ गई, क्यों उतरूँ तेरी गाड़ी से, पैसे दे रही हूँ मैं। कह रहा ठीक है आप तुम ही गाड़ी लेके जाओ, मैं जा रहा हूँ। कैब वाला अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गया। हाँ, ऐसी? ऐसे ही मेट्रो स्टेशन के पास में गाड़ी लगाई, गाड़ी छोड़ा, भाग गया। कह रहा आप ले जाओ गाड़ी। अब उन्होंने कैब दूसरी करी। फिर कुछ समय बाद में मेरे एक नून की तांत्रिक हैं, वो भी धाम ही चलाती हैं पर मेरे को बहुत मानती हैं। वो आई, मैंने कहा मैम आप एक बार स्टूडियो में आ जाओ, पॉडकास्ट करना है। तो जैसे ही उन्होंने मेरे स्टूडियो में कदम रखा,
मेरे को कहती है, ऐसे देखा मेरे को, कितने दिन से नहीं सोया, ऐसे बोला, कितने दिन से नहीं सोया। मैंने कहा आपको कैसे पता मैं सोया नहीं हूँ। तो कहती है मुझे पता है तो सो नहीं पा रहा है। मैंने कहा अब, कह रहे चलो पॉडकास्ट करते हैं फिर। तो कार्तिक भी था साथ में। तो कार्तिक कहता है कि ये पड़ी लकड़ी लेते रहते हैं, इनको शौक है ऐसा। कहे उन्होंने बिठाया मेरे को, ऐसे मैं बैठ मतलब वो बैठे थे, उन्होंने मेरे को बोला यहाँ आके बैठ नीचे और 2 सिगरेट मंगा ले। मैंने कहा ठीक है, मंगाते हैं सिगरेट। मैंने लड़के से 2 सिगरेट मंगाई, उन्होंने 2 सिगरेट ऐसे लगाई और दोनों सिगरेट एक साथ जलाई। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई सिगरेट पिएगा तो उसको कितने कष्ट लगेंगे सिगरेट खींचने में। मतलब एक सिगरेट एक को खींचने में कितने कष्ट लगेंगे, मतलब पूरी ख़त्म करने में। 6 8 9। 8 9 बार हाँ हाँ, मिनिमम है। मिनिमम। कितनी लंबी लंबी भी कश खींचेगा तो। हाँ और 2 सिगरेट एक साथ पी रहा है तो ज़्यादा ही लगेंगी क्योंकि बिल्कुल। डबल धुआं आएगा। हाँ। पर उन्होंने दोनों सिगरेट ऐसे लगाई, एक कश में पूरी सिगरेट ऐसे जलती हुई आई है हमारी आंखों के सामने। अच्छा। अब मेरी हालत खराब है, ये क्या है, इतनी बड़ी कोई चरसी हो सकता है क्या। बट वो उन्होंने मेरे सर पे हाथ ऐसे रखा हुआ था, सिगरेट जलाई, एक बार में पूरी सिगरेट खींच ली। उसके बाद वही सिगरेट जो धुआं उन्होंने मुंह में ले रखा था वो मेरे ऊपर सारा फूक दिया। कह रहे जा, अब तुझे आराम है, लेकिन ये स्टूडियो खाली कर दे, क्योंकि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, ये हम्म। स्टूडियो तुझे बर्बाद ही करेगा। उसके बाद मैंने वो स्टूडियो खाली कर दिया, नई जगह पे शिफ्ट हुए, फिर वहाँ पे जगह मैंने कीलित वीलित करवाई। तब से तांत्रिकों को बुलाना मैंने बंद कर दिया कि भाई, मतलब सिर्फ उन्हीं को बुलाता हूँ जो मुझे लगता है कि भाई ठीक बंदा है हम्म। ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा, ना ही इसको गालियाँ पड़ेंगी। वेरीफाइड करने के बाद मैं तांत्रिकों को बुलाता हूँ, नहीं तो तांत्रिक हमने बंद कर दिए हैं। अभी हमने एक रिसेंट में वशीकरण का पॉडकास्ट किया। एक और नया इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। हमने किया एक वशीकरण का पॉडकास्ट। हम्म। हालांकि अपने चैनल की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो अलग ही लेवल था उसका वशीकरण का, टोने टोट के देता था वो। हम्म। अब उसको देख के मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है लड़की का, पुणे की लड़की थी, कि मुझे ना वशीकरण करवाना है। मैंने कहा वशीकरण करवाना है। मैंने कहा मैडम वशीकरण जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। हम्म। मैंने सीधा मना कर हम्म। दिया। मैंने कहा मैडम वशीकरण जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, आप रहने दो, हाँ। क्या करोगे। कह रहे नहीं आप समझ नहीं रहे हो। लिटरली उसने बोला। मैंने कहा आप समझ नहीं रहे हो, मुझे इसकी कितनी ज़रूरत है, मैं अपने लाखों रुपए बर्बाद कर चुकी हूँ हम्म। और मुझे करवाना है। आप मुझे बताओ क्या आपके पास कोई ऐसा साधक है जो वशीकरण कर सके। मैंने कहा मैडम देखो, पहली बात, माना हम पॉडकास्ट करते हैं, माना हम तांत्रिकों को बुलाते हैं, माना वो सच्चे भी होंगे, उनका वशीकरण चलता भी होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता अपनी रिकमेंडेशन से। आप पॉडकास्ट देखो, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लोगों के नंबर हैं, आपको उस पर 10,000 फूकने हैं, 10 लाख फूकने हैं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हमने जो पॉडकास्ट बनाया है दैट इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। हम्म। अब आप इसको कैसे लेते हो आप देख लो। जी। तो कहती है आप मुझे एक बार कॉल करोगे। इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी। मैंने कहा कॉल पे क्या बात करनी है आपको। कहती नहीं आप मुझे एक बार कॉल करो पहले। मैंने कहा ठीक है नंबर दो। नंबर दिया, तो मेरे पास एक अल्टरनेट नंबर है, मैंने उसको फ़ोन किया। तो एक्चुअल में उसको दिक्कत नहीं थी, उसकी बहन को दिक्कत थी। उसकी बहन को क्या दिक्कत थी कि उसने मुझे सारा इंसिडेंस बताया, लाइव मतलब ऑन कॉल बताया कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसकी बहन एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी जो पहले से शादीशुदा था। ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में ऐसे से प्यार कर गई जो पहले से शादीशुदा था।
अब लड़के ने उसको बताया नहीं कि वो शादीशुदा है, और उसने कभी पूछा भी नहीं। इस बात को काफ़ी टाइम हो गया। उस लड़की को मतलब इस लेवल का अटैचमेंट हो गया ना कि वो उसके लिए कुछ भी कर देती। जैसे अभी केतन सिया वाली स्टोरी चल रही है ना, प्यार में सब कुछ कर दिया, तो वो वाला लेवल हो गया था उसका कि भाई वो उस लड़के के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बट इनडायरेक्टली घर वालों को पता चल ही जाता है। घर वाली है, आपके साथ में रह रही है, उसको पता चल जाएगा कि भाई आप बाहर कहीं ना कहीं चक्कर चला रहे हो। अब उसकी बीवी को पता चला लड़के की। उसने क्या करा कि भाई तुम इस लड़की से बात नहीं करोगे, दोनों की लड़ाई करवा, मतलब उस लड़की को फ़ोन करके, प्रिया को फ़ोन करके गाली वाली दे दी, बहुत गंदी लड़ाई हो गई। अब इस चक्कर में क्या करा लड़के ने, बोला कि भाई मेरी पर्सनल ज़िंदगी ख़राब हो रही है। कह रही, लड़की कहती है, प्रिया कहती है कि मैं तुझे हर एक सिचुएशन में एक्सेप्ट करने को राज़ी हूँ, मुझे मतलब नहीं है तेरी शादी हुई है नहीं हुई है, तू बस मेरा है और मुझे ही चाहिए। अगर शादी है तो छोड़ दे उसको, मैं तेरे साथ रह लूँगी। तो कहता नहीं। अब मुझे नहीं पता क्या लड़का था वो। कहता है नहीं, मेरी जो शादी है मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है, और हमारा रिलेशन अब ये 3 साल हो चुके हैं, चल गया बहुत है, इससे ज़्यादा अब मैं नहीं चला सकता, भाई तू अपना देख ले, तुझे भी तो शादी वादी करनी होगी, तू देख ले। कह रही तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तू शादीशुदा है, अब क्यों बता रहा है? अब मुझे तेरे साथ ऐसी अटैचमेंट है, मैं तेरे से दूर ही नहीं जाना चाहती, मुझसे मिल, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब लड़की ने मतलब उस औरत ने क्या करा, लड़के की बीवी ने, कि ऑफिस में फ़ोन वोन लड़के की करके, भी मतलब लड़के की बीवी ने, लड़के की बीवी ने, सॉरी। हाँ, ऑफिस में फ़ोन वोन करके वर्क फ्रॉम होम करवा दिया। पहले तो ऑफिस में मिलते भी थे, अब मिलना भी बंद करवा दिया, वर्क फ्रॉम होम करने लग गया। इसकी मेंटल हालत जो है वो लड़की की, प्रिया की, ख़राब होने लग गई। ओके। इसने कहा कि भाई अगर ये मेरा नहीं हुआ तो मैं तेरा भी नहीं होने दूंगी। मतलब वो पागलपन चढ़ गया इसके उस पे, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गई बहुत ज़्यादा, अलग अलग चीज़ें करने लग गई। उसके घर के पास में जाके, जैसे ये अपार्टमेंट है, उसी के अपार्टमेंट के बगल में उसने डबल पैसे दे के घर लिया, अपार्टमेंट लिया रहने के लिए, कि मैं अब कभी ना कभी तो नीचे से निकलेगा, सब्जी लेने तो जाएगा, कहीं तो देखूंगी उसे, कहीं तो दिखेगा। बट उसकी बीवी भी, लड़के की बीवी भी उसको नहीं जाने देती, तू घर में बैठ, घर में काम कर, मैं तुझे नहीं मिलने दूंगी उससे। ऐसी हालत हो गई थी। बट लड़का ज़ीरो एफर्ट प्यार पाने के, क्योंकि लड़के ने सीधा बोल दिया था कि भाई मुझे नहीं मतलब है, अब तुम जाओ, देखो अपना, करो जो करना है। इधर लड़की ने क्या करा कि अलग अलग, जब ये चीज़ें नहीं काम करने लगी तो वही खाली टाइम में यूट्यूब पे पॉडकास्ट या कोई वीडियो, तो उसने किसी का पॉडकास्ट देखा जिसमें यही तांत्रिक क्लेम कर रहा था कि हम मिनटों में वशीकरण, 2 मिनट में प्यार पाएं। अब वो ऐसे चक्करों में पड़ने लगी। करीब 3-4 लाख रुपए उसने इसी चक्करों में फूक दिए। काफ़ी टाइम बिताया उसने। अब पर वशीकरण जैसी चीज़ें होंगी तो ना चलेंगी, ये तो एक लूटने का तरीका है। अब फ्रस्ट्रेट हो गई वो पूरी तरीके से। फिर एक दिन क्या होता है, उसके पास किसी बंदे का कॉल आया, तांत्रिक का ही, कि क्या आपको सच में दिक्कत है? उसने कहा हाँ। अब आप बताओ, मैं आपको लगता है कि मैं इतने पैसे बर्बाद करूंगी? उसने कहा मैं आपका काम कर दूंगा, काम होने के बाद आप मुझे पैसे देना जो आपकी श्रद्धा करे, मैं आपका काम कर दूंगा। आप मुझे जेन्युइन परेशान लग रहे हो, लेकिन आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, जो जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो लड़की ने कहा ठीक है भाई। पागल तो थी ही वो, पागल वैसे नहीं, प्यार में प्यार पागल। में। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई। उसने कहा कि आप जो बोलो मैं करूँगी, बस मुझे मेरी ज़िंदगी में ये वापस चाहिए। जाती है तांत्रिक के पास में। तांत्रिक कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कर्ण पिशाचनी वगैरह छोड़ देते हैं,
या कोई अलग एंटिटी छोड़ते हैं जो उसको मेंटली डाइवर्ट करती है, उस लड़के को मजबूर करती है कि वो इसके पास फोन करे। हम्म तो उसने ऐसी ही किसी एंटिटी को छोड़ा लड़के के ऊपर कि जा अब तेरा काम हो जाएगा, और अगर तेरे पास वापस आ जाए तो मैं कुछ मांगूंगा तुझसे, हम्म वो तुझे देना पड़ेगा। ओके ये तांत्रिक ने बोला। अब क्या हुआ कि वो एंटिटी उसको, लड़के को परेशान करने लग गई। रातों में उसको बार बार प्रिया के सपने डालना उसके दिमाग में, बार बार उसकी मेमोरीज को क्रिएट करना, इस तरीके से उसके साथ में होने लग गया। पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था उस चीज़ का, क्योंकि वो लड़का मेंटली थोड़ा स्ट्रांग था। अगर मेंटली आप स्ट्रांग हो तो ऐसी एंटिटीज भी जल्दी से आपके ऊपर हार्म नहीं कर पाती हैं। अब 1 हफ्ता बीता, ये फिर से गई कि आपने तो बोला था 2 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ता हो गया। तो ये कहता है कि एक काम करो, आप मुझे अपने खून की 2 बूंदें दो, मैं फिर से काम करूंगा, बैठो आप मेरे साथ में। उसको बिठाया, उसकी प्रिया की बहन भी उसके साथ में जाती थी, मतलब बहन सपोर्ट करती थी। लेकिन जब उसने बोला ना कि आप अपने खून की 2 बूंदें दो, मैं तब करूंगा काम, उसने खून की 2 बूंदें दी। और फिर से उसने एंटिटी को, जो भी उसका भोग बलि प्रसाद जो था वो देके उसने फिर से लड़के के ऊपर भेजा। अब चीज़ें ऐसी होने लगी ना कि लड़का सोने की कोशिश करता था तो उसको उसके पास में अपनी बीवी की जगह प्रिया दिखाई देती थी। अब घर में सुनना, घर में कलेश कैसे करवा रहा है, वो अपनी बीवी को प्रिया बोलने लग गया। ओ जब अपनी बीवी को प्रिया बोल रहा है तो उसकी बीवी जो है वो भड़क रही है भड़क रही है, लड़ाइयाँ कर रही है। हम्म, मतलब ऐसी नौबत लाने की कोशिश कर रही है वो एंटिटी कि ये इसको छोड़ दे। छोड़ दे बहुत सारी चीजें हुई, और धीरे 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 रोज, मतलब अब ये पहले एक दिन उसने ब्लड लिया था, अब वो डेली वही करवा रहा है, वही क्रिया, मतलब प्रेशर बढ़ाने के लिए। इस उसमें क्या होता है ना कि जब एंटिटी को, किसी भी एंटिटी को आप ज़्यादा वो प्रेशर दे देते हो ना, तो वो विनाश ही करती है। जब ऐसी चीज़ें होने लगी तो उधर से उसकी बीवी भी जो थी, हम्म उसने क्या करा कि भाई मैं अब तुझे, जो रात में ऐसी हरकतें कर रहा है, मैं तुझे तांत्रिक को दिखाऊंगी। तो ले गई होगी तांत्रिक के पास में, तो उसने बोला कि भाई इसके ऊपर किसी ने क्रिया करवाई है और इसलिए इसको इतनी परेशानी हो रही है, तो क्या करना है। हम्म देखो, मैं इसको रोक तो सकता हूँ, लेकिन वो फिर से करेगा इसकी गारंटी नहीं है। अभी जो है मैं इसको तो हटा सकता हूँ, लेकिन वो फिर से होगी या होगी नहीं होगी इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ आपको। तो उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप इसको हटा दो, और एक काम करो कि मैं आपको डबल पैसे दूंगी। जिसने कराया उसको शक हो गया था कि इसी लड़की ने करवाया, प्रिया ने ही करवाया है। तो उसने भी, उस औरत ने भी बदला लेने के लिए कि बोला कि आप इस उसको पलट दो वापस, कि जिसका है उसी को उसी पे जाता है जाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत होती हैं। हम्म अब उस तांत्रिक ने जब ये पलटा कि भाई जिसका है उसी पे जाए, तब प्रिया के साथ में यही घटनाएं होने लगी। प्रिया को अपने बगल में वो लड़का दिखाई देने लगा उसके साथ में। अब इधर वो तांत्रिक को बोला कि वो लड़का तो आ गया, तो बोलता मेरी तो शक्ति खराब हो गई, वो तेरे पास कैसे आया। कहता नहीं, मुझे रात को रोज दिखाई देता है कि वो मेरे साथ में सो रहा है। तो तांत्रिक ने समझ गया कि भाई मेरी जो चीजें थी वो उल्टी कर उल्टी दी हो हैं। रही है तो उसने क्या करा, फिर से चलाया अपनी शक्ति। फिर से उसने जो भी भूत पिशाच भेजने थे उसने भेजे लड़के के पास में। इस बार लड़के ने क्या करा, पागल होके सो गया। उस लड़के ने उस लड़के ने, मतलब इस ओके तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया था वो, उस लड़के ने suicide कर लिया। लेकिन
उसके साथ में, प्रिया के साथ में जो घटनाएं थी, जो एंटिटी थी, वो हो गई स्टक, वो फंस गई। अब प्रिया ये मानने को तैयार नहीं है आज भी कि उसका जो बंदा था वो मर गया है। उसको सारी चीजें बता दी कि तेरा बंदा मर गया। कह रहा कैसे, कहती अभी भी कहती कैसे मर गया, वो मुझे दिखता है आज भी, बस वो मेरे पास नहीं आता है, मुझे आज भी वो चाहिए। और उसके लिए आज भी वो पैसे फूकती है। ये मैं आपको 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। आज भी वो लोगों से संपर्क करती है कि वशीकरण करवा दो, मेरा मेरा बंदा वापस ला दो, जो नहीं है अब। जो है ही नहीं। तो मेंटल बीमारी हो गई इसको तो। आप मेंटल बीमारी कह लो, क्योंकि वो उसको दिखता है, वो सिर्फ उसको दिखता है। हम्म। अब ये तांत्रिक की क्रिया की वजह से दिखता है या मरने के बाद उसको दिखता है, क्योंकि क्रिया करने के टाइम पे भी उसको दिख रहा था, हम्म। और अब वो उसको ज़्यादा दिखता है। सो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को पागल करते हैं। हम्म। और मैं ये चाहूँगा कि भाई तांत्रिकों से थोड़ा बच के रहो, अपना ऑरा थोड़ा सा स्ट्रांग रखो, और मेरे जैसी गलतियां ना करो भाई। कहीं दारू वारू पी रहे हो या बियर वगैरह जो भी आप पीते हो, हम्म। सावधानी से पियो, कहीं बैठ के पियो, शांति से पियो, और ऐसी जगहों पर आप ना चले जाओ जो हम्म। आपको नुकसान करे। ओके। आपने आपके साथ दो घटनाएं हुई। ये आपके बचपन में जो लड़का होने के कारण जो भी चीज़ें हो रही थी, हम्म। और दूसरा आपके स्टूडियो में। हम्म। दोनों वक्त में जो फील हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस जोन में थे जहाँ आपको एंटिटीज दिखती थी या फिर आप इंटरेक्ट कर रहे थे, आपके साथ था। एंटिटी 7-8 साल पहले जब वो मैंने आपको सीन हम्म। बताया, एंटिटीज मैंने लाइव देखी हैं, लाइव देखी है। लाइव देखी हैं। ओके। तो मेरे को अब ऐसा हो गया कि भाई ठीक है, क्या ही होगा। क्योंकि मेरी मम्मी के ऊपर जब क्रिया करी गई थी गांव में, मम्मी के साथ भी सीन किया गया था। मम्मी के ऊपर जब क्रिया करी गई थी तो यहाँ पे मम्मी को अजीबोगरीब दौरे पड़ते थे। आप यकीन मानोगे, उनको उनके ऊपर जब अटैक होता था, इंस्टेंट होता था, सारी चीज़ें ठीक रहती थी, इंस्टेंट ऐसा लगता था कि वो भाई पागल हो जाएंगी। उनको एक बंदा था, नॉर्मल झाड़ फूक करता था, हम्म। तो वो घर के पास ही घूम रहा था। तो उसी समय मम्मी को एकदम से अटैक सा हुआ। हम्म। तो उसने बोला कि एक काम करो, इनको खाट में मतलब बाहर खाट पड़ी थी हमारी लकड़ी की, खाट पे बांध दो, फिर मैं देखता हूँ, हम्म। नहीं तो ऐसे तो ये मार देंगी चीज़ें फेंक के। तो मैं, मेरी बहन थी, और अंकल ने पकड़ के बांधा। हम्म। और नारियल वाली रस्सी होती है, नारियल वाली रस्सी आपने देखी होगी कितनी मजबूत जी। होती है। नॉर्मल इंसान तो उसको तोड़ नहीं सकता, हम्म। कितना ही जोर लगा ले। नारियल वाली रस्सी से हमने 4-5 बार हाथ खाट से बांधा, पैर बांधे, मतलब ऐसे चारों वो करके हम्म। बांध दिया हमने। अब उन अंकल ने जो भी अपने झाड़ फूक के मंत्र जो हैं वो मारने चालू करे। हम्म। और थोड़ी देर बाद जब उन्हें नॉर्मल थी, एकदम से ऐसे ऐसे हुई, और हाथ ऐसे निकाले खट, ऐसे करके, मतलब जैसे रेशम के धागे होते हैं ना, ऐसे करके टूट जाते हैं, हम्म। ऐसे टूटी नारियल की रस्सियां। ये आंखों देखी बात है। तब हमें पता चला कि भाई हाँ ऐसी चीजें होती हैं। अभी बाद में जब उन्हें हमने दिखाया, एक ड्राइवर थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने उनको देखा, घर पे बुलाया। तो उन्होंने जब हमारे सामने बिठाया था, ऐसे मतलब वो बैठे थे यहाँ पे चौकी लगा के, ऐसे मम्मी सामने बैठी थी। तो बीच में उन्होंने एक गंगा जल की बोतल रखी थी, मतलब पानी वाली कांच की, जैसे गिलास रखा हुआ है हम्म। ऐसी ही एक बोतल रखी थी। तो उन्होंने यहाँ पे, इस जगह पे मम्मी के ऐसे हाथ लगाया, ठीक है, और ऐसे करके खींचना चालू किया। अ, लटा जैसे बाल होते हैं ना, जैसे औरतों के बाल होते हैं, हम्म। ऐसे करके बाल निकल रहे थे यहाँ पेट में से, नाभि से। नाभि से, सामने सामने। और उस बाल को जब वो पानी में डालते थे ना, तो पानी पूरा, जो वाइट पानी है पूरा रेड हो गया, सामने बिल्कुल आंखों के सामने।
क्या बात कर रहे हो? मतलब नाभि से वैसी? ऐसे ही बाल निकाले। कोई ट्रिक नहीं हो सकती है भाई, सामने बंदा बैठा है हमारे, हाथ में कुछ नहीं है ऐसे। और ऐसा कि नहीं है कि भाई वो कोई धाम चला रहा है, हमसे पैसे ले रहा है, हाँ हाँ हाँ। कुछ कर रहा है हम्म कि हमें ट्रिक दिखाएगा। हम्म। फ्री में काम कर रहा था, पड़ोसी था, तो उसने भाई ऐसे नाभि से बाल निकाले, उसमें डाला, उसका पानी जो है पूरा बोतल का रेड हो गया। और उसने उसके बाद उसको बांध के और अपने ही घर में रख लिया। अब उसने बोला कि ये आपके गांव से छोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन इसको जो है वो जमुना जी में आपको फेंकना पड़ेगा। उसने कहा आज मैं रख लेता हूँ, मैं कल जाऊंगा, उधर ही चक्कर है, मैं फेंक दूंगा। वो बंदा उसने, और वो रख के भूल गया अपने घर में। अगले दिन काम पे निकला है, गाड़ी आई, उड़ा दिया उसको, जिस तांत्रिक ने ठीक करा था। लेकिन बंदा मरा नहीं, पूरे महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा। आया, फिर उसने अपने गुरुजी को कांटेक्ट किया। गुरुजी ने बोला कि बेटे, जो तूने रखा है ना घर में, उसको जल्दी कर और विसर्जित कर दे, नहीं तो छोड़ेगी नहीं तुझे। फिर उसको उसने जाके विसर्जित किया, तब वो बंदा ठीक है। उसके बाद उसने किसी को देखना ही बंद कर दिया। हम्म। इतनी खतरनाक शक्तियां भी होती हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें देख चुके हो ना, तो अब ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। तो जब ऐसे उनके नाभि से जब निकाल रहे थे वो बाल, तो उनको ऐसा कुछ होता नहीं कि कुछ अगर ऐसे एनर्जी निकलती तो लोग चीखते हैं? कुछ नहीं, नॉर्मल बैठी थी। नॉर्मली बैठी थी? हाँ, नॉर्मल ही बैठी थी। मतलब उनको ऑल टाइम नहीं आता था। हम्म उनको जब वहाँ सब बिल्कुल उसमें उसने जब बिठाया ना, हम्म। तो वैसी रोली से ऐसे बना दिया था उसने किनारे किनारे। तो नॉर्मल ही बैठी थी, अच्छा। सारी बातें ही सुन रही थी। उस समय कोई अटैक नहीं था उनको। अटैक तो उस थोड़ी देर पहले था, जब हम्म। हमने रस्सी से बांधा था। नारियल की रस्सियां उन्होंने ऐसे करके तोड़ी हैं भाई। देख के उस समय। 4 लेयर की रस्सी, बंदा कितना भी जोर लगा ले नहीं टूटेगी। एक लेयर नहीं टूटेगी भाई, 4 लेयर तो दूर की बात है। बाप रे। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सामने सामने हुए हैं आपका घर प्रतापगढ़ में है ना? प्रतापगढ़ में। ये सारी कहानियां प्रतापगढ़ की है? ये प्रतापगढ़ से जुड़ी है। और कैसा है प्रतापगढ़ में इस सारी चीज़ों के बारे में अगर बात करें, वहाँ का एनर्जी हो रहा या? नॉर्मल है, मतलब वहाँ पे तो बेला देवी का मंदिर है, तो हम्म सारी चीज़ें अच्छी हैं। मतलब वहाँ पे आपको इजीली ये ओजा वैद जो है वो मिल जाएंगे। हम्म। पर जहाँ पे ये सब मिल रहा है, मतलब वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी तो हो रही होंगी ना, तभी। विंध्याचल पर्वत से जुड़ा हुआ है। हम्म। विंध्याचल में तंत्र का निवास है, जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें होनी लाजमी है। आप गए हो वहाँ पे? मैं तो जाता ही रहता हूँ खैर। हम्म। तो कैसा वहाँ का माहौल? ठीक है, मतलब अच्छी वाइब, आपको सुकून वाला वाइब आता है। देखो क्या होता है कि जब आपका ऑरा नेगेटिव है, हम्म तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपने मान लिया कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो नहीं होती हैं, कुछ भी कर लो। माइंडसेट का। माइंडसेट का खेल है सारा का सारा। हम्म। आप ऐसे कोई मंदिर पे गए हो, जैसे कि माँ कामाख्या टेम्पल हो गया या फिर बालाजी हो गए? मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता हूँ। ओके। सो मैं अलग अलग ज्योतिर्लिंग पे, मैं महादेव को ज़्यादा मानता हूँ। हम्म सो अलग अलग ज्योतिर्लिंग पे मैं दर्शन करता रहता हूँ। 5 हो गए हैं मेरे, हम्म। 6 बाकी हैं, वो भी जल्दी पूरी कर लूँगा। कैसा वहाँ का एनर्जी कैसा है? और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग में अघोरी बाबा लोग दिखते हैं? फ्रॉड अघोरी, हाँ, इजीली नहीं मिलते हैं अघोरी जो। ऐसे तो मैं वाराणसी में भी कई बार गया हूँ, हम्म। वाराणसी के घाटों पे भी मैं बहुत देर देर बैठा हूँ, हम्म। पर कोई भी मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल कोई बाबा हैं। 2-4 लोग अच्छे मिले हैं जिन्होंने अच्छा ज्ञान की बातें करी हैं, हम्म लेकिन मेरा कभी एनकाउंटर नहीं हुआ कि ऐसे लोगों से जिनके पास इतने ज्ञान की वो हो। हम्म। क्योंकि जब आप एक जोन में हो ना, आपने इतने तांत्रिकों के इंटरव्यू कर लिए हैं, तो आधी चीज़ें आपको खुद ही पता लग गई हैं कि समझ में आ क्या जाती सही है है कि कि क्या क्या। गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो है। आपके सामने अगर कोई फेंक भी रहा होगा ना, तो हम्म। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बस हो हाँ। गया। जब आप बनारस गए थे, काफ़ी घाट आप घूमे होंगे। कौन से घाट का एनर्जी बहुत डेप्थ वाला और बसा थोड़ा हार्ड राजा फील? हरिश्चंद्र घाट। हाँ मणिकर्णिका घाट का सिर्फ नाम है, हाँ। बट हरिश्चंद्र घाट पे जो है वो आपको अलग ही वाइब आती है। हरिश्चंद्र घाट में क्या है? वहाँ पे भी लाशें जलती हैं, लेकिन वहाँ का जो वाइब है ना वो बहुत खतरनाक है।
आप अगर वहाँ देख के आओगे ना तो फिर आपको रात को अजीब सा लगेगा। लोग मणिकर्णिका घाट नाम कर दिए क्योंकि मणिकर्णिका फेमस है, हम्म। वहाँ पे ज़्यादा लाशें जलती हैं, लेकिन हरिश्चंद्र घाट भी हमेशा जलता रहता है। ओके। मणिकर्णिका पे तो पता है लोगों को, हम्म। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। वहाँ पे बुकिंग करानी पड़ती है लाश जलाने के लिए भी 6 महीने पहले, हम्म। पर्ची कटवानी पड़ती है, फिर आपकी पहुंच होनी चाहिए वहाँ पे लाश जलवाने के लिए। तो बहुत ड्रामा है भाई। इतना कॉन्टेक्ट चाहिए क्या? अरे इजीली बनारस में मरना आसान थोड़ी है। मरने के बाद में आपको वहाँ पे जलाने के लिए भी बहुत पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है कि भाई मैं मरूंगा तो यहाँ जलाना चाहिए मुझे। तो मतलब 6 महीने पैसे कैसे कोई बुकिंग कर सकता है कि मैं मरने वाला हूँ बिल्कुल छह होती महीने है। में? ये कैसे सिस्टम समझा नहीं मतलब मैंने। आपने बुकिंग कर दी, हम्म। वहाँ पे पर्ची कटवा ली कि भाई मैं मरूंगा तो यहीं आके जलूंगा। जब भी आप मरोगे? जब भी आप मरोगे वहीं आके जलोगे। ओह, ऐसा ऐसे सिस्टम है। होती है बुकिंग। ये। बनारस को मोक्ष नगरी कहते हैं। हम्म। इजीली थोड़ी मिल जाएगा मोक्ष। आप बनारस में इजी आसान थोड़ी है कि काशी क्षेत्र में आप मर जाओ। बनारस अलग है, काशी क्षेत्र अलग है। ओके। इजी नहीं है काशी में मरना। लोग मरने के लिए काशी में जाते हैं, लोग साधना करने के लिए काशी में जाते हैं। काशी में आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों ने नहीं सुनी हैं। लोग कहते हैं कि अलग अलग जो शमशान हैं, जैसे तारापीठ का शमशान है, काशी का हम्म। शमशान है, यहाँ पे अलग अलग घटनाएं होती हैं, लेकिन बनारस में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे शव साधना जैसी चीज़ें देखी गई हैं। वो और तो। ये लोगों का आंखों देखी है कि अखोरियों ने वहाँ पे भी बनारस जैसे फेमस जगह पे भी शव साधनाएं करी हैं। शव साधना तो मैंने काफी सुना है कि बनारस में लोग करते हैं। हम्म। यूजुअली कहा जाता है शव साधना के लिए जो महाशमशान है वो ज़्यादा फेमस है, लेकिन हम्म। लोग यहाँ भी करते हैं। ओके। और इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई भी शव उठा के, ये शायद आपको नहीं पता हो कि शव साधना हर किसी शव पे नहीं करी जा सकती है। ओके। उसके लिए शव का चयन होता है कि कौन सा बंदा है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। अगर उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग सारे ग्रह मिल रहे होते हैं तो उस शव को चूज किया जाता है, तब उस लाश को चुराया जाता है, तब उस आधी जली लाश को हटा दिया जाता है। तो मतलब आधी जली लाश को हटा दिया जाता मतलब क्या? समझा नहीं मुझे कि फॉर एग्जांपल अगर लाश जल रही है हम्म और वहाँ के लोग घर चले गए। बनारस में कभी भी पूरी लाश नहीं जलती है। लाश को जब करते हैं, आग हम्म। लगाते हैं, जब कोरोना वाला टाइम था, आधी जली हुई लाश को गंगा जी में डाल देते थे। अच्छा। ऐसे ही लकड़ियां धकेल देते थे, जाओ। बहुत ऐसी घटनाएं आई हैं, हम्म। क्योंकि पूरा जलने में समय लगता है और इतना समय होता नहीं है वेटिंग में। तो आग लगी, फूका, धकेल दिया, पूरी जली नहीं जली कौन देख रहा है। यही। बहुत मोक्ष सारी में ऐसी है लाशें आती हैं, है ना? बट ऐसी लाशें, हर एक लाश यूज नहीं हो सकती ना, चूज्ड ओनली। तो उनके नक्षत्र जो जिसकी लाश जली है उनके नक्षत्र को देखना पड़ता है? जो मरा है, जिसकी डेड बॉडी आई उसका है, कुंडली चाहिए होगा फिर? अघोरी इतने दिन से साधना कर रहा है, क्या कर रहा है वो। उनको समझ में आ जाता है? उनको समझ में आ जाता है कि उनको ये भी पता होता है कि ये बंदा मरने वाला है। अच्छा। ठीक है, जिसको शव साधना एक अंतिम चरण है। जी। शव साधना करने के बाद में आप सीधा मोक्ष मोक्ष के की द्वार प्राप्ति पे करते हैं। पहुंच जाओगे। जी। अब शव साधना क्यों करी जाती है? आपको भय से मुक्त करेगा, ठीक है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त करेगा, और हम्म। सीधा आपको जिसके भी आपको दर्शन करने हैं, महाकाली के, शिव के, हम्म। दोनों में से किसी एक के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। लेकिन शव साधना पे भी जब आप शव पे बैठते हो तो बहुत सारी डार्क एनर्जीज आपको घेर लेती है, पहले तो करने ही नहीं देती हैं। 1% लोग सफल होते हैं, वो भी पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हर कोई शव साधना नहीं कर सकता, इतनी जिगरा नहीं होना चाहिए भाई किसी के बाद में कि शव के ऊपर बैठ के साधना करो। सो ऐसी बनारस में कहानी है। एक साधु, एक अघोरी ने एक लाश को देखा जो बहुत ही शुभ नक्षत्र में आई थी। हम्म। तो
उसने चूज़ किया कि भाई मैं आज इस लाश को चुराऊँगा। उसने वो लाश को चुराया और एक ब्राह्मण थे वहीं पे। ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि, साधना में बैठे थे। ब्राह्मण को आया कि भाई अघोरी आज ये लाश चुरा रहा है। अघोरी ने लाश चुराई, लाश को घसीटते हुए लेके गया। तो ब्राह्मण वहाँ पे पहुँचा, जब उसने दिव्य दृष्टि से देखा, उसने कहा रुक जा अघोरी, ऐसा मत कर। तो अघोरी ने कहा कि मैंने इसके लिए वर्षों तपस्या करी है इस लाश के लिए, और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो साधु कहता है कि कैसे नहीं रुकेगा तू, मैं रोकूंगा तुझे। तभी उस पंडित को आकाशवाणी सुनाई देती है कि जाने दे इसे, अघोरी को, ये साधना करने दे। अब अघोरी जब वो साधना करने जाता है, बैठता है लाश के ऊपर, साधना करता है, और उसके बाद में जब सुबह उसको अघोरी को, उसको पंडित को फिर से स्वप्न आता है कि जाके आप उसको दफना दो अघोरी को। जब पंडित जी जाते हैं अघोरी को देखने, तो उसका सर फटा हुआ होता है अघोरी का, और जो लाश, मतलब जो लाश थी वो संपूर्ण जल जाती है। हाँ तब उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ कि इसने देवी काली के दर्शन पाने के लिए शव साधना करी, लेकिन देवी काली के तेज को जो है वो ये सहन झेल नहीं नहीं कर पाया। पाया। तो इसलिए इसका शरीर जो है, वो सर जो है वो फट गया, और जो नीचे की शव था वो जल गया। भाई साहब, ऐसी ऐसी कहानियां हैं ये बनारस की। कहानी, ये सच्चाइयाँ हैं, मतलब जो वहाँ हम्म, के अघोरी लोग सुनाते हैं। हम लोग तो बैठे रहते हैं वहाँ पे, कई बार सुनते हैं हम्म, कि भाई हाँ और भी क्या घटनाएं हुई थी। सो ये कहानी बताई थी। तो हम्म, ऐसी घटनाएं होती हैं। ओके। तो पवन भाई, थैंक यू सो मच रहस्य अनफोल्डेड मानने के लिए। मुझे लगता है इस तरह की रियल इंसिडेंट्स मैंने मतलब बहुत रॉ आपकी कहानियां थी, मतलब सुनकर ऐसा मैं हर एक जगह पे जा पा रहा था जहाँ जहाँ आपने मुझे लेकर गए। चाहे आपके घर की कहानियां हो, या आपकी फोटोग्राफी वाली कहानी हो, या बनारस की देखिए कहानी। सागर भाई, कहानियां बनाने को लोग बहुत सारी बना देते हैं। मेरे हम्म, ऊपर कर्ण पिशाचनी थी, अरे तुझे कैसे पता है वो कर्ण पिशाचनी थी? हम्म, कौन सी एंटिटी थी? एंटिटी ने बताया तुझे वो कौन सी एंटिटी थी? जी। बट एक फैंटेसाइज करने के लिए अगर मैं आपको बोल देता कि भाई वो ब्रह्म राक्षस था, हाँ। या एक खूनी चुड़ैल हमें वहां पे मिली, तो भाई हमें नहीं मिली। जो लोगों के साथ में बीतती है, जो मेरे स्टूडियो में घटनाएं घटी, वो सब ने देखी, प्रत्यक्ष हैं 4 लोग। ठीक है, इवन मैंने आर्यन भाई को भी बताया, आर्यन भाई के भी साथ में कुछ घटनाएं हुई थी, तो सबको पता है ये चीज़ें लाइव हुई हैं। विकास इसका जीता जागता सबूत है, कार्तिक इसका जीता जागता सबूत है, मेरी टीम जो बैठी है वो इसके सबूत है कि मेरे स्टूडियो में ऐसी घटनाएं हुई हैं। और वो टीम जिसके साथ में मैंने काम किया था, वो आज भी इस मिस्ट्री में है कि भाई क्या उसके था? साथ में ऐसा क्या हो रहा है। आई थिंक ऑडियंस ही बहुत स्मार्ट है, उनको पता है। जो अगर आप कहो कर्ण पिशाचनी और ये, तो बोला अरे क्या बोल रहा है। उनको यही कहानियां सुनना पसंद है, और इसी से वो रिलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ भी तो गुजरता होगा। आपको भी काफी सारे मैसेजेस आते हैं, वो इंस्टाग्राम वाली जो बात हुई आपकी, मेरे जो पास आपकी फ्रेंड बहुत है। मैसेजेस आते हैं, और मुझे हम्म, ये कहानी उसकी बहन ने बताई थी हम्म, सीधा कॉल करके। तो मैंने उसको बहुत समझा दिया, फिर मैंने उसको ब्लॉक ही मार दिया। मैंने कहा मैडम, हमसे ना हो पाएगा, हम्म, प्लीज़ आप हमारा पीछा छोड़ दो। हम हैं पॉडकास्टर, हम आपके लफड़े में फंस के अपना टाइम और वो ख़राब नहीं करना जी चाहते, जी। आप खुश रहो। हम्म। तो आई थिंक ऑडियंस को भी काफी पसंद है ये सारी जितनी भी कहानी, और आगे हो सके तो हम और भी इसे बढ़िया बढ़िया कहानियां सुने बिल्कुल और एक बिल्कुल। दूसरे की। थैंक यू सो मच पवन भाई, रहस्य अनफोल्ड मानने के लिए बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सर। आपका। थैंक थैंक यू यू। सर।